जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ध्यान से। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पहले से मालूम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वैसे बता सकते हैं, वैसे आंसर बता दूं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन बी। तो देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, कब की थी? 6 अक्टूबर 1839 को। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे, और ब्राह्मण समाज की स्थापना भी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की है राजा राम मोहन राय के साथ। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के साथ साथ देवेंद्रनाथ टैगोर भी जुड़ा हुआ है। अगला देखिएगा, टीपू की अंतिम हार किसके हाथों हुई थी? टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, इसका हार जो हुआ था किसके हाथों हुई थी अंतिम हार? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, इसमें टीपू जो है अंत में लॉर्ड वेलेस्ले से हार गया था। अगला देखिए, कौन सा नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उठाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कौन सा नारा लगाया गया था? करो या मरो, यानी कि डू और डाई। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट पूछेगा कि अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी कि डू और डाई। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, यह लड़ाई हुआ था बांग्लादेश को लेकर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता, उसके बाद जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसके बाद बांग्लादेश जो है प्रत्येक साल 16 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है। इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और इनके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? हमार सोनार बांग्ला। अगला देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण की बात यहां पर हो रही है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो यह होता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, और यह केवल एक बड़े अमावस्या पर ही होता है। अगला देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह की यहाँ पे बात हुई है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। तो देखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है, और इसकी संरचना बहुत समान है। शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के हैं, और इनका द्रव्यमान यानी कि इसका वजन भी लगभग समान ही है। तो इसलिए जो है पृथ्वी की जुड़वा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह होता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? यह होगा आपका स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए स्ट्रोम्बोली जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह इटली के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और स्ट्रोम्बोली जो है टायरियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है, और टायरियन सागर भूमध्य सागर का ही हिस्सा है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? यह होगा आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए एक पूछा जाता है कि मरियाना ट्रेंच कहाँ है? यह है प्रशांत महासागर में। देखिए मरियाना ट्रेंच जो है विश्व की सबसे गहरी खाई है, और यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और इस खाई की गहराई की बात करें 11,033 मीटर गहरी है। चांदी का प्रमुख उत्पादक कौन है? चांदी का प्रमुख उत्पादक की बात करें यह होगा मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको जो है अव्वल है चांदी को उत्पादन करने में। इनके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम के उत्पादन में सबसे बड़ा देश चीन होगा, तांबा के उत्पादन में चिली, बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, सोना के उत्पादन में चीन, और मैग्नीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका होगा। अगला देखिए, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो देखिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था और भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान ट्रायल वर्जन में लागू किया गया था, इसलिए प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को जो है माननीय सदस्यों द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ था और 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया था। तो ध्यान रखना है कि संविधान दिवस आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जैसे नहीं कहते हैं जस्टिस फॉर स्टूडेंट, तो यही मतलब जो है न्याय हिंदी होता है। तो जस्टिस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है लैटिन शब्द से, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग रूपों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से प्राप्त करता है। और न्याय शब्द जो है लैटिन शब्द जस से लिया गया है, JUS से, और इसका अर्थ है जस का लैटिन में मतलब होता है बंधना या एक साथ बंधना। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा क्या है? अनुच्छेद 110 के बारे में आपसे पूछा गया है, ये एक धन विधेयक है, इसकी परिभाषा क्या है? तो ये जो है आपका किसी भी कर के नियमन में अधिरोपण, उन्मूलन, प्रत्यावर्तन करना, पैसे के उधार का विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना। तो उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? आपातकाल मतलब जो है भारत में जैसे कि इमरजेंसी लागू करना, ये संविधान के कौन सा भाग में है? तो 18 होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। तो देखिए संविधान 3 प्रकार की आपात स्थितियों को निर्धारित करता है, जैसे कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो ध्यान रखिएगा संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर अवश्य कीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ऑल नोटिफिकेशन यानी कि 3 बेल आइकन में से ऊपर वाले को क्लिक करके जरूर रखें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वोट हासिल करना पड़ेगा? 50% में तो ड्रॉ हो जाएगा, इसलिए 50% से अधिक मत जो है प्राप्त करना पड़ेगा राष्ट्रपति बनने के लिए। तो देखिए भारत के संविधान में हमेशा भारत को एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन कहता है? संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है। ठीक। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग में निहित है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जैसे कि लोकसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है तुरंत। ठीक। तो ये किसके द्वारा चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाते हैं और नए स्पीकर के चुनाव होने पर प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। अच्छा आप लोग बताइएगा वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? कमेंट बॉक्स में। राज्यपाल नाम मात्र के प्रधान के रूप में कार्य करता है और राज्य के प्रशासन की वास्तविक शक्ति जो है किसमें निहित होती है? यानी जो गवर्नर होता है कोई भी राज्य का, ये नाम मात्र का गवर्नर जो होता है ये नाम मात्र का प्रधान होता है स्टेट का। आपको यह बताना है कि राज्य के प्रशासन की वास्तविक शक्ति किसके पास होता है। जैसा कि देश में राष्ट्रपति जो होता है ये नाम मात्र का जो है देश का प्रशासन होता है, लेकिन वास्तविक में सभी शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री। तो उसी तरह राज्य में होता है मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन सी। तो देखिए संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और मुख्यमंत्री के पास ही सभी शक्ति चला जाता है। नाम मात्र का राज्यपाल कहा जाता है, लेकिन सभी शक्ति जो है राज्य का प्रशासन का ये मुख्यमंत्री के पास ही होता है। भार एवं मापों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ में स्थित है? भार एवं मापों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो की बात करें ये होगा आपका फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स
यानी कि BIPM, इसका नाम पूछेगा पूरा पूरा, BIPM का फुल फॉर्म बताइए। ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, ठीक ना, और इसके माध्यम से 4 क्षेत्रों में माप मानकों पर एक साथ करता है। कौन कौन? रसायन विज्ञान में, आयनीकरण विकिरण में, भौतिकी, मेट्रोलॉजी और समन्वित वैश्विक समय में इसका जो है माप होता है। और मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का, यानी कि BIPM का सेंट क्लाउड है। कहाँ पर? पेरिस, जो कि फ्रांस में है। और BIPM की आधिकारिक भाषा कौन कौन है? फ्रांस और अंग्रेजी। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड कितने संख्या का होता है? जैसा कि आप लोग देखिएगा, आपके पास जो पैन कार्ड है, यहाँ पर जो एक नंबर होता है ID, तो ये कितने अंक का होता है? मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, तो ये भी 10 अंक का होता है। लेकिन आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? 12 नंबर का। पैन कार्ड होता है 10। तो ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। तो देखिए, पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? पैन मतलब इसका नाम होता है पूर्ण रूप से अस्थाई खाता संख्या, ठीक ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। हिंदी में क्या होगा? अस्थाई खाता संख्या। और पैन कार्ड जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की देखरेख में आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन विभाग को व्यक्ति के सभी लेन देन को विभाग के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। अगला देखिए, केंद्र सरकार की ओर से कौन करेंसी नोट जारी करता है? यानी कि भारत सरकार की ओर से कौन करेंसी नोट जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ, यही होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये से ऊपर के सभी करेंसी नोट जारी करता है। यानी कि 1 रुपया के एगो नोट होता है ना, इसको छोड़ करके जितना भी करेंसी होगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। लेकिन 1 रुपये का नोट जो है ये भारत की केंद्र सरकार द्वारा मुद्रित और जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक ना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? 1 जनवरी 1949 को। तिलहन उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तिलहन उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? यह होगा आपका पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, पीली क्रांति जो है 9 तिलहनों को लक्षित करती है, जो कि मूंगफली होगा, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी है। अगला देखिए, सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना कौन सी है? सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना कौन सी है? यह होगा आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, जब 2 वस्तुएं पूरी तरह से विनिमय होती है तो वो क्या कहलाती है? जब 2 वस्तुएं पूरी तरह से विनिमय होती है तो यह आपका उत्तम प्रतिस्थापी कहलाती है, ऑप्शन ए। उत्तम प्रतिस्थापी क्या होता है? वे वस्तुएं जिनका उपयोग किसी अन्य वस्तुएं के स्थान पर उसी कार्य के लिए किया जा सकता है, दूसरी वस्तुओं के लिए एक आदर्श प्रतिस्थापी कहलाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन किससे बने होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, सभी प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, जो कि एक पेप्टाइड बंध के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं। और प्रोटीन हमारे शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत बनाते हैं? 15%। दूध में कौन सी जीवाणु क्रिया होती है? दूध में अम्लीय जीवाणु क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, दूध जो है एक जलीय विलयन है जिसमें कई विटामिन और खनिजों के साथ प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से 6.8। और यह बैक्टीरिया के विकास के लिए एक अच्छा माध्यम है। अगला देखिए, H5N1, ये एक वायरस का नाम है। क्या है? H5N1। लड़ाकू विमान मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। H5N1 एक वायरस का नाम है। यह किससे संबंधित है? H5N1 जो है बर्ड फ्लू से संबंधित है, और बर्ड फ्लू को ही कहा जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, बर्ड फ्लू जो है इसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, और ये एक वायरल संक्रमण है जो न कि केवल पक्षियों को बल्कि मनुष्यों और अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। और वायरस के अधिकांश रूप पक्षियों तक ही सीमित है, और यह पक्षियों के लिए घातक बीमारी है। देखिए, एक प्रश्न आपके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप नीचे यहाँ पे देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, यहाँ पे बाएं साइड में आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, और इधर आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक मिल रहा है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। ये सब वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके परीक्षा के लिए। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।